हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में अपन ने ओडीआई स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको ओडीआई और एफडीआई का कंपैरिजन बताया था। उसके बाद अपन ने ओडीआई स्टार्ट करते हुए उसकी बेनिफिट्स किए थे, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में पढ़ा था और अपन ने ये पढ़ा था कि जो सोर्सेज हैं ओडीआई के वो कहाँ से होते हैं। आज अपन आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बुक का पेज इसलिए खोला हुआ है क्योंकि जून और दिसंबर की जो आपकी मॉड्यूल है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो दिस दैट आई हैव ओपन दिस इज़ दिसंबर 19 वाली जो मॉड्यूल है ये वो है। इसके हिसाब से आई एम गोइंग टू टेल यू कि जून 20 वाली मॉड्यूल के में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो नहीं है। तो आई एम मार्किंग हियर कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो जून 20 की मॉड्यूल में नहीं है। जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं वो जून 20 की मॉड्यूल के हिसाब से दिए हुए हैं, अपडेटेड नोट्स हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें से अपन को नहीं करनी दिसंबर 19 वाली बुक से। जिन लोगों के पास दिसंबर 19 वाला एडिशन है उनके लिए ये बात मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ। क्यों हटे हैं ये टॉपिक्स? बिकॉज अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट आने वाला था बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन आई डोंट नो कि अब अपन कब इस अमेंडमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं जो उस वाली बुक में नहीं है, यानी जून 20 की बुक में नहीं है। सबसे पहला तो ये प्रपोजल फॉर मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर अप्रूवल रूट, ये टॉपिक यहाँ पर है लेकिन जून 20 में नहीं है। ओडीआई ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल, ये टॉपिक भी इस बुक में दिया हुआ है लेकिन जून 20 की बुक में नहीं है। और जो आपका लास्ट टॉपिक है इस बुक का, इस चैप्टर का, वो भी बता देता हूँ कि उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उन लोगों ने ओमिट कर दिए हैं जो आपकी जून 20 वाली बुक के अंदर नहीं है। इस वाले टॉपिक के ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये जून 20 की बुक में नहीं इंक्लूड किए हैं बट दिसंबर 19 वाले एडिशन में इंक्लूडेड है। तो आपको अभी जून 20 की बुक के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है क्योंकि जो जून 20 वाली बुक है उसमें साफ साफ लिखा है इट इज़ फॉर अटेम्प्ट फ्रॉम जून 2020 एंड ऑनवर्ड्स। तो सिंस एंड ऑनवर्ड्स है तो वही वाली बुक जो है वो आपके अटेम्प्ट में भी यानी दिसंबर 20 में भी एप्लीकेबल होगी। बट सिंस अभी आप लोगों के पास दिसंबर 19 का एडिशन है तो अपन ये टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। ये वाले जो मैं 2 टॉपिक्स जो है वो मैं अभी आपको इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। आई विल नॉट टेक द लास्ट वाला जो टॉपिक है उसके 3 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो दैट आई विल नॉट टेक अप। ये दोनों चीज़ें जो है वो मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। तो जिनके पास दिसंबर 19 मॉड्यूल है वो मॉड्यूल से ही इस चीज़ को रेफ़र कर लें क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं की है। दोज नोट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जून 20 एडिशन। पहला क्या है? प्रपोजल फॉर मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द अप्रूवल रूट, यानी ये अप्रूवल रूट में जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका प्रोसीजर है। मैंने आपको बताया ही था कि 2 रूट्स होते हैं, एक होता है अप्रूवल और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रूट में जो है आपका सारा का सारा काम जो आपका ऑथराइज डीलर बैंक है वो ही कर देता है, लेकिन जो अप्रूवल रूट है उसमें आपको आरबीआई का अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है। अप्रूवल रूट में आप पहले ऑथराइज डीलर बैंक के पास जाते हो, वो आपके फॉर्म को जो ओडीआई की एप्लीकेशन है उसके अंदर फिलअप करता है। उसके बाद वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। फिर वही फॉर्म जो है आगे आरबीआई को दिया जाता है। आरबीआई उस फॉर्म को देखती है, चेकिंग करती है, प्रोसेस करती है और प्रोसेस किए हुए फॉर्म को वापस एडी कैटेगरी बैंक के पास भेज देती है। उसके बाद वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है जिससे आपका ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर क्या लिखा है आइए देखें। द एप्लीकेंट शुड अप्रोच द डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर, जो भी आपका डीलर है जो इस चीज़ में आपकी मदद कर रहा है वो, विद अ प्रपोजल विच इज़ सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी। पूरा चेक होने के बाद जो है वो रिजर्व बैंक को सबमिट किया जाएगा। एंड विद द स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस ऑफ द डेजिग्नेटेड एडी बैंक अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई रिकमेंडेशंस है जो एडी बैंक देना चाहेगा तो वो भी उस प्रपोजल के साथ दे सकता है। द डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर बिफोर फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड करने से पहले, द प्रपोजल इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉर्म ओडीआई। आपको पता ही है फॉर्म ओडीआई जो है वो भरना होता है इन द ऑनलाइन ओआईडी एप्लीकेशन। जो इसकी एप्लीकेशन होती है उसका नाम है ओआईडी एप्लीकेशन अंडर द अप्रूवल रूट, and the transaction number generated by the application
शुड बी मेंशन्ड इन द लेटर। जो रिक्वेस्ट का लेटर आप आरबीआई को भेजोगे उस लेटर में ये ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होना चाहिए। इन केस द प्रपोजल इज अप्रूव्ड, अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, द एडी बैंक शुड इफेक्ट द रेमिटेंस under the advice to the Reserve Bank so that the unique identification number is allotted। अप्रूवल के बाद आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अलॉट हो जाएगा। फॉर अप्रूवल बाय द रिजर्व बैंक फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे टू सबमिट अलॉन्ग विद सेक्शन डी एंड सेक्शन ई ऑफ फॉर्म ओडीआई पार्ट 1 बाय द डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अ लेटर from the designated authorized dealer of the Indian party in a sealed cover mentioning the following details। transaction number generated by the OID application, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा वो transaction number लिखा होना चाहिए लेटर के ऊपर। brief details about the Indian entity, कौन सी Indian entity है, क्या करती है, वो सब लिखा होना चाहिए। brief details of the overseas entity, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, किस में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, वो लिखा होना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ द प्रपोजल, किस चीज़ का प्रपोजल है, क्या होने वाला है, ये सब लिखा होना चाहिए। ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है ये भी उसमें लिखा होना ज़रूरी है। रीजंस फॉर सीकिंग द अप्रूवल, क्यों आप अप्रूवल लेना चाहते हो। मेंशनिंग द एक्सटेंट फेमा प्रोविजंस, जो भी फेमा के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं वो भी उस एप्लीकेशन में लिखे होने चाहिए। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेजिग्नेटेड एडी बैंक विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। डेजिग्नेटेड एडी बैंक ने क्या क्या आप उस फॉर्म में इंस्पेक्ट किया वो उसको लिखना ज़रूरी है। प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ द जेवी और द डब्ल्यूओएस आउटसाइड इंडिया। प्राइमा फेसी वायबिलिटी मतलब देखते से ही ऑन द फेस ऑफ इट एडी बैंक को क्या लगता है कि ये जो जेवी और डब्ल्यूओएस बनने वाला है क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा या नहीं होगा, ये उसको बताना ज़रूरी है। कंट्रीब्यूशन टू द एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। एंड अदर बेनिफिट्स विच विल अक्रू टू इंडिया थ्रू सच इन्वेस्टमेंट, क्या इंडिया को इस इन्वेस्टमेंट से कोई फ़ायदा होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल पोजीशन एंड बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन पार्टी एंड द फॉरेन एंटिटी, दोनों का बिजनेस रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। expertise and experience of the Indian party in the same or related line of activity of the JV or WOS outside India, यानी इंडियन पार्टी का कितना एक्सपर्टाइज है उस एरिया में। recommendations of the designated AD बैंक, यानी वो जो बैंक है वो खुद से क्या रिकमेंडेशन देता है आरबीआई को। अ लेटर फ्रॉम द इंडियन पार्टी एड्रेस टू द डेजिग्नेटेड एडी बैंक, इंडियन पार्टी को भी जो है डेजिग्नेटेड एडी बैंक को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि हम ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द प्रपोज्ड इन ट्रांजैक्शन, सिंस आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंडियन पार्टी ने ज़रूर अपने बोर्ड में इसकी चर्चा करी होगी। आपको पता ही है एज पर कंपनी लॉ ऑल्सो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कंपनी के बिहाफ पे वो ऑब्वियसली बोर्ड के थ्रू अप्रूव होना ज़रूरी है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of the organizational structure indicating all the subsidiaries of the Indian party horizontally and vertically with their stake direct or indirect and the status whether operating company or a special purpose vehicle। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के देना ज़रूरी है। Incorporation certificate and the valuation certificate by the overseas entity if applicable, other relevant documents properly numbered, indexed and flagged। एक फाइल के तौर पर आपको ये पूरा उनको एक सील एनवेलप में डाल के देना ज़रूरी है। It may be noted that the Indian party or the resident individual is required to route all transactions, सारे transactions in respect of a particular overseas JV or WOS only through one branch of an authorized dealer। ओनली थ्रू वन ब्रांच ऑफ एन ऑथराइज डीलर। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब और अपन फेमा में भी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप किसी एक डेजिग्नेटेड बैंक की ब्रांच से ट्रांजैक्शन करते हो तो उसी डेजिग्नेटेड बैंक की ब्रांच से आगे के ट्रांजैक्शन भी आपको करना ज़रूरी है। वो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर आप कहीं से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसी बैंक से आगे के भी ट्रांजैक्शंस आपको करने पड़ेंगे। तो एक ही ब्रांच से ऑथराइज डीलर की आपको ये सब करना ज़रूरी है। दिस ब्रांच would be the designated authorized dealer in respect of that joint venture or WOS, and all the transactions and communications relating to the investment in that particular JV or WOS are to be reported only through this designated branch of an authorized dealer।
सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो इसी ऑथराइज्ड ब्रांच से होने ज़रूरी है। ओडीआई ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए आरबीआई का अप्रूवल होना ज़रूरी है? इनके बारे में अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी नोट से, क्योंकि उसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो वो अपन आगे नोट्स में भी पढ़ेंगे। Some of the proposals which require prior approval are overseas investments in energy and natural resources। तो यहाँ पे जो मेन आपका पॉइंट है वो ये है, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर। एनर्जी में आपका एटॉमिक एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज में आपके सारे मिनरल्स और एक्सेट्रा वो सब इसमें आ जाएंगे। एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द इंडियन कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जितना भी प्रिस्क्राइब लिमिट होगा उससे ज़्यादा अगर आप करते हो, प्रिस्क्राइब लिमिट का मतलब जितना गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, अगर आप उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ये पहला। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ इन द ऑयल सेक्टर। दूसरा क्या है, ऑयल सेक्टर और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ के बारे में कहा है। बाय रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स exceeding the prescribed limit of the net worth as on the date of the last audited balance sheet, provided the proposal has been approved by the competent authority। यानी किसी competent authority ने आपका proposal approve किया है and is duly supported by a certified copy of the board resolution अप्रूविंग सच इन्वेस्टमेंट। बोर्ड का आपके पास रेजोल्यूशन है जिन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया है। सेम वही बात कह रहे हैं जो ऊपर कही थी, यहाँ पर सिर्फ ऑयल सेक्टर की बात कही है और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ में इन्वेस्ट करने की बात कही है। तो इनमें इन्वेस्टमेंट भी आपको प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर करना पड़ेगा, यानी जितना गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट से बाहर जाना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट का अलग से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, आरबीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का अप्रूवल भी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने और कोई सर्टिफिकेट आपको दिया है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। बोर्ड का रेजोल्यूशन भी आपके लिए लगाना कंपलसरी है। आगे क्या लिखा है, हाउएवर, यहाँ से हाउएवर नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये जो नाम है इसको याद रखिएगा, नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये तीन कंपनीज का नाम दिया हुआ है, आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज अनइनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज इन द ऑयल सेक्टर, that is for exploration and drilling for oil and natural gas, which are duly approved by the government of India without any limits under the automatic route। यानी इन तीन कंपनीज का नाम जो है वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ने ही डाला हुआ है इनका नाम ऑटोमेटिक रूट के अंदर। तो अगर आप इन तीन कंपनीज के अंदर करते हो तो आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, यानी सिंगल इंडिविजुअल एंटिटीज or single owned entities and unregistered partnership firms satisfying certain eligibility criteria। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं तो उनको आरबीआई से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। इसके अभी डिटेल में पॉइंट्स अपन कवर करेंगे। Investments by registered trust and societies satisfying certain eligibility criteria engaged in manufacturing, educational, hospital sector in the same sector or in a JV or WOS outside India। ये भी अपन डिटेल में अभी करने वाले हैं। Corporate guarantee by the Indian company to second or subsequent level of step down सब्सिडरी एसटीएस। अगर आप कॉर्पोरेट गारंटी देते हो लेकिन सेकंड और उसके बाद वाली स्टेप सब्सिडरीज को, तो आपको आरबीआई का परमिशन लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है सेकंड और सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरी। मान लीजिए कोई कंपनी है ए लिमिटेड, कोई कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है बी लिमिटेड, तो ये जो है ये आपकी फर्स्ट सब्सिडरी हो गई। बी लिमिटेड की सब्सिडरी जो है वो है सी लिमिटेड। तो आपको पता है सब्सिडरी की जो सब्सिडरी होती है वो मेन की भी सब्सिडरी बन जाती है। तो यहाँ पर
सी लिमिटेड जो है वो बी की फर्स्ट सब्सिडरी होगी, लेकिन ए के नज़रिए से अगर आप देखें तो ए के नज़रिए से जो सी लिमिटेड है वो सेकेंड लेवल की सब्सिडरी है। फिर उसके आगे डी लिमिटेड आ गई जो सी की सब्सिडरी है, तो ये ए के हिसाब से देखोगे तो ये थर्ड लेवल की सब्सिडरी कहलाएगी। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट लेवल, मतलब सी के बाद की जितनी भी सब्सिडरीज आएंगी उनके मैटर में अगर आप कॉर्पोरेट गारंटी देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। कॉर्पोरेट गारंटीज़ के अलावा अगर आप और कोई गारंटी देते हो, पर्सनल गारंटीज़ देते हो, परफॉर्मेंस गारंटीज़ देते हो, अगर ये सब आप देना चाहते हो, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गारंटीज़ वो इसमें आ जाएंगी, विच आर ऑफर्ड बाय द इंडियन पार्टी टू इट्स फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ एसटीएस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट, तो यहाँ पर बी लिमिटेड से ही जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपनी सब्सिडरीज़ को या सब्सिक्वेंट सब्सिडरीज़ को भी आप अदर फॉर्म्स ऑफ गारंटीज़ देना चाहते हो तो उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जेवी और डब्ल्यूओएस इन्वॉल्विंग राइट ऑफ कैपिटल and receivables in the books of listed or unlisted Indian companies satisfying certain eligibility criteria। अगर कोई रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, मैंने आपको कल भी बताया था जब अपन सोर्सेज की बात कर रहे थे जिसमें कैपिटलाइजेशन के बारे में कहा गया था, तो अगर कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और उसमें कुछ कैपिटल को राइट ऑफ किया और रिसीवेबल्स को भी राइट ऑफ किया, तो फिर अगर आप ऐसा कोई चेंज करने जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको आरबीआई का परमिशन लेना कंपलसरी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स मैंने अभी अभी कहा, अपन ने कल भी इसको डिस्कस किया था कि अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ करते हो बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, बियॉन्ड एक प्रिस्क्राइब पीरियड दिया हुआ है आरबीआई ने, अगर आपने उस पीरियड के बियॉन्ड किया इसको तो उस पीरियड के बियॉन्ड जाने के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिमेनिंग अनरियलाइज्ड, जो अनरियलाइज्ड रह रहे हैं बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ रियलाइजेशन। मान लीजिए अगर आरबीआई ने कहा कि आप कोई एक्सपोर्ट करते हो तो जो उस एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन है वो 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। रियलाइजेशन मतलब जो भी बिल आपने रेज किया है उसके अगेंस्ट आपको पैसे जो है वो 2 महीने के अंदर मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिले और इसके बाद भी आपका जो बिल है वो आउटस्टैंडिंग रहा, तो जो प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ रियलाइजेशन था यानी 2 महीने, उसको आप क्रॉस कर गए, तो उसके बाद आप चाहो तो इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। लेकिन सिंस प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो क्रॉस ओवर हो गया तो आपको आरबीआई का परमिशन लेना ज़रूरी है। क्या लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिमेनिंग अनरियलाइज्ड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ रियलाइजेशन टू रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक। इसी केस में अगर ये 2 महीने से पहले रियलाइज होने वाला होता या 2 महीने के पहले ही आप इसको कैपिटलाइज करते तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। एंड प्रपोजल फ्रॉम द इंडियन पार्टी फॉर अंडरटेकिंग financial commitment without equity contribution without equity contribution in JV and WOS may be considered by the Reserve Bank under the approval route based on the business requirement of the Indian party and legal requirement of the host country in which JV or WOS is located। कल अपन ने जब फाइनेंशियल कमिटमेंट पढ़ी थी तो उसमें इक्विटी कंट्रीब्यूशन के अलावा और भी चीज़ें थी। अपन ने पढ़ा था 100% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 100% ऑफ गारंटीज, 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह वगैरह जो था वो अपन ने पढ़ा था। आज 100% ऑफ लोन्स भी पढ़ा था अपन ने। तो उसमें बोल रहे हैं ये लास्ट पॉइंट में कि आप इक्विटी कंट्रीब्यूशन के अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो उसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेना ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करेगा उन चीज़ों में कि आप कौन सी फील्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और जो आपकी होस्ट कंट्री है जहाँ मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहाँ के क्या रिक्वायरमेंट्स आपके हैं। समझ आया? तो ये जो दोनों टॉपिक्स अभी अपन ने कवर करे वो आपकी पुरानी बुक में थे, यानी दिसंबर 2019 एडिशन में थे। इसको जून 2020 एडिशन से हटा दिया गया। इफ़ आई वुड हैव वांटेड आई वुड हैव स्किप द टॉपिक्स, बट आई थॉट कि दिया हुआ है पहले भी कोर्स में एंड काफ़ी लोगों के पास अभी 19 वाला मॉड्यूल है, सो लेट्स कवर इट। ओके, बट it is these two topics are generally irrelevant for June 20 and December 20 examinations। चलिए अब अपन आते हैं नोट्स के ऊपर। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके जून 2020 में है और मैंने नोट्स के अंदर भी कवर किए हुए हैं, तो अपन नोट्स पे चलते हैं और नोट्स के हिसाब से आगे का रीड आउट करते हैं। चलिए, अपना अपन ने कल यहाँ तक किया था
कि अब परमिसिबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग है वो कहाँ से आएंगे, तो वो अपन ने जो लास्ट वीडियो में किया था यहाँ तक किया था। अब अपन आगे चले, कंडीशंस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। आपको पता ही है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक सेंसिटिव सेक्टर है, तो उसमें ओडीआई करने के लिए उन्होंने कंडीशंस दे रखे हैं। कंडीशंस में क्या लिखा हुआ है, ओनली, ओनली पहला ही वर्ड है ओनली, ओनली एन इंडियन कंपनी engaged in financial services can make an investment abroad in joint venture or wholly owned subsidiary provided, मतलब conditions हैं, provided they comply with the following. It has earned net profits from financial services in the last 3 financial years, मतलब preceding 3 financial years में आपने financial services देकर सिर्फ profit ही कमाया है, आप loss में नहीं गए हो। तो ये 3 साल का जो आपका रिकॉर्ड है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए या प्रॉफिट्स में दिखना ज़रूरी है। इट इज़ रजिस्टर्ड with appropriate regulatory authority in India. Appropriate regulatory authority in India for financial services कौन सी होगी? मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ आरबीआई, क्योंकि अपन ने जब आरबीआई का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और सब में यही लिखा हुआ था कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसमें आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा। Has obtained approvals from the authorities in India and abroad for ODI. इसने अप्रूवल्स ले लिए हैं इंडिया और अब्रॉड से ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। हैज़ फुलफिल्ड द प्रूडेंशियल नॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी। प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में आपको पता ही है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी अपन ने आरबीआई में पढ़ी थी, रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी यहाँ पर जो है वो एप्लीकेबल होंगे। सबके अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ये थे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के। जो नेक्स्ट है, कंडीशंस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स के बारे में भी है ये। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज टू बी कंसिडर्ड थ्रू द अप्रूवल रूट। अपन ने अभी अभी पढ़ा, वो अप्रूवल रूट के अंदर है, विद द परमिशन ऑफ आरबीआई एज पर द अंडर मेंशन्ड टर्म्स। The business in India should be classified as status holder as per the foreign trade policy। यानी ये एक स्टेटस होल्डर होना चाहिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से। स्टेटस होल्डर क्या होता है, कैसे होता है, अपन एफटीपी का चैप्टर जब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर अपन कवर करेंगे कि स्टेटस होल्डर के बारे में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या हो लिखा है। आप अभी बस इतना ही समझ के चले कि इसके लिए ओडीआई के लिए उसका स्टेटस होल्डर होना ज़रूरी है as per the foreign trade policy. Next point, it should have a proven track record, that is the amount of export unrealized is less than 10% of the average export realization of past 3 years, plus there is a consistent high export performance। यानी आपकी जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली ऊपर ही गई है और अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी, ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है। क्या बोला है इन्होंने, इट शुड हैव अ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड। जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रोवन होना चाहिए, मतलब हर तरीके से आपके ट्रैक रिकॉर्ड के एविडेंसेस जो है वो रेडी होने चाहिए। दैट इज़ द export amount of export unrealized is less than the 10% of the average export realization of past 3 years, plus consistent high export performance। तो क्या कहना चाहते हैं ये, अभी का जो एक्सपोर्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो अनरियलाइज्ड है, वो 10% कम होना चाहिए 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑफ पास्ट 3 इयर्स। इसका एग्जांपल अगर समझें तो यहाँ पे आइए, मान लीजिए करंट ईयर में
टोटल एक्सपोर्ट्स हैं मेरे 5 लाख के, 5 लाख यूएस डॉलर के। ठीक है, अब अपन को इसमें से रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड पोर्शन निकालना है। रियलाइज्ड मतलब होता है कि ये तो मेरी टोटल एक्सपोर्ट सेल्स हो गई। अब इसमें से कितनी सेल्स ऐसे हैं जिनके पैसे मुझे मिल चुके हैं। तो अगर मैं देखूं और मैं इसमें से कहूं कि जो मेरे रियलाइज्ड एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब जिसके पैसे मुझे मिल चुके हैं, वो है $4 lakhs। और जो अनरियलाइज्ड पोर्शन है वो कितना हो जाएगा मेरा $1 लाख। तो ये मेरा अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट्स का पोर्शन है, जो उस पॉइंट में बात कर रहे हैं कि जो आपके टोटल अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट्स होने चाहिए वो लेस देन होने चाहिए 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट 3 years। अब मान लीजिए जो मेरी एवरेज परफॉर्मेंस निकलती है पिछले 3 सालों की, वो मेरी निकल के आ रही है $15 lakhs। इसका 10% कितना होगा? 1.5 लाख डॉलर। तो अभी जो मेरा अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट है 1 लाख, $1 लाख, it is less than 10% of $15 लाख। ये मेरे पिछले 3 सालों का एवरेज एक्सपोर्ट था। तो अभी ये 1 लाख जो है वो 10% से कम आ रहा है, तो बेसिकली मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। मान लीजिए अगर जो ये मेरा अनरियलाइज पोर्शन है ये $2 लाख हो जाता, पर ये जो 10% वाला वैल्यू है ये इससे ऊपर जा रहा है। अगर ये यहाँ पे आ जाता तो फिर मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं था। कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, इट शुड हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट अनरियलाइज्ड शुड बी लेस देन 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑफ द पास्ट 3 years। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर एग्जाम्पल में कि मेरा एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन जो है वो 15 लाख है पिछले 3 साल का। इसका 10% अगर मैं निकालूँ तो $1.5 लाख होता है, और मेरा करंट अनरियलाइज पोर्शन $1 लाख है, विच इज़ लेस देन 10% ऑफ माई प्रीवियस 3 years परफॉर्मेंस। सिंस इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करता हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ ओडीआई करने के लिए। अगर ये कहीं पर भी मेरा 1.5 लाख से ऊपर हो जाता तो फिर मैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता और ओडीआई के लिए एलिजिबल नहीं होता। The authorized dealer is satisfied that the concerned is KYC compliant। KYC compliant का मतलब नो योर कस्टमर, यानी जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है केवाईसी के अकॉर्डिंग जो मिसिंग है। कोई भी ऐसी कंडीशन आपकी नहीं है जो केवाईसी के अकॉर्डिंग मिसिंग हो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, sorry। AD is satisfied that the concern is KYC compliant and has the TO as indicated। TO मतलब टर्नओवर, जो भी आपका टर्नओवर यहाँ पे इंडिकेटेड है वो एक्चुअल है, मतलब कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं है। The concern has not come under adverse notices of the Income Tax, Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate and caution list of RBI और banks। मतलब आपका जो लीगल रिकॉर्ड है वो भी पूरी तरीके से साफ है। The amount of financial commitment, यानी आप कितना अमाउंट बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, it should be less than 10% of the average 3 years average export realization or 200% of the net owned funds in India, विच एवर इज़ लेस। इनमें से जो भी कम होगा उसका आप, यानी 10% ऑफ, जैसे अभी के एग्जांपल में मैंने लिया था कि 1.5 लाख यूएस डॉलर्स मेरा आ रहा था, यानी $1.5 लाख आ रहा था मेरा पिछले 3 सालों का एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन।
ये आ रहा है मेरा 1.5 लाख। 200% ऑफ नेट ओन फंड्स इंडिया में जो मेरे हैं वो कितने आ जाएंगे? मान लीजिए वो आते हैं मेरे डॉलर 1,65,000। ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो कौन सा लेस है? ये वाला। डॉलर 1.5 लाख, तो मेरी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट होनी चाहिए वो इससे कम होनी चाहिए। इट शुड बी लेस देन 1,50,000 यूएस डॉलर। ओके, यानी मैक्सिमम जो मैं बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ वो 1.5 लाख यूएस डॉलर्स तक कर सकता हूँ। मान लो 200% ऑफ नेट ओन फंड्स 1,65,000 की जगह 1,45,000 आता, तो यहाँ पर जो है मेरा 150 की जगह 1,45,000 यूएस डॉलर्स, 1,45,000 यूएस डॉलर्स तक का मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। यू माइट बी गेटिंग अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि जो 200% ऑफ नेट ओन फंड्स हम इंडिया का ले रहे हैं वो इतना कम कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब आप नेट ओन फंड्स इन इंडिया लोगे तो ये आईएनआर में आएगा, इंडियन नेशनल रुपी में। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे डॉलर में तो इसकी वैल्यू इसके आसपास ही आ जाएगी, बिकॉज कन्वर्जन का आप जब रेट अप्लाई करोगे उस हिसाब से इसका कन्वर्जन होगा। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हों। तो ये वाले आपके पॉइंट्स हैं जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट जो है कंडीशंस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़, यानी सोसाइटीज़ और ट्रस्ट को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो किन तरीक़ों से कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है वो जो आपको फॉलो करनी है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अलाउड हैं? दीज आर मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल सेक्टर। प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज नेसेसरी। कंडीशंस क्या हैं? वैसे ट्रस्ट और सोसाइटी की कंडीशंस हैं, मैंने इनको एक टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है। आपकी बुक में अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखी हुई हैं, पर बेसिस जो उनके हैं वो एकदम सेम है। इसलिए मैंने बेसिस, फिर ट्रस्ट और सोसाइटी, इस तरीके से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। बेसिस जो है सबसे पहला है रजिस्टर्ड अंडर, मतलब कौन से एक्ट के अंदर दोनों रजिस्टर्ड हैं। तो ट्रस्ट जो है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ट्रस्ट के लिए होगा उसका ट्रस्ट डीड। इट शुड परमिट, मतलब ट्रस्ट डीड के अंदर परमिशन होनी चाहिए कि आप बाहर जेवी या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सोसाइटी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो रूल्स हैं वो परमिट करने चाहिए कि आप बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट कर पाओ। अप्रूवल ऑफ द स्कीम, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द ट्रस्टीज। और सोसाइटीज़ के लिए जो सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी और सोसाइटी का काउंसिल होगा उसको अप्रूवल करना ज़रूरी है। एडी बैंक इज़ केवाईसी कंप्लायंस, मतलब क्या केवाईसी कंप्लायंस की ज़रूरत है बाय द ऑथराइज्ड डीलर बैंक? येस, इट इज़ कंपलसरी फॉर ट्रस्ट, इट इज़ ऑल्सो कंपलसरी फॉर सोसाइटी। पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, कम से कम 3 साल का एग्जिस्टेंस जो है इस ट्रस्ट का होना ज़रूरी है। वैसे ही सोसाइटी में 3 साल का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। नो एडवर्स नोटिस फ्रॉम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इनकम टैक्स। नो एडवर्स नोटिस फ्रॉम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई एंड आईटी। अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखें, हर सेक्टर के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत कॉमन है, जैसे कोई एडवर्स नोटिस नहीं आना चाहिए, केवाईसी कंप्लायंस होना चाहिए, और कहीं कहीं पे परफॉर्मेंस की बात करी गई है कि इतना इतना परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है। पर कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो एकदम कॉमन है हर चीज़ के अंदर। आगे क्या लिखा है? एडी बैंक टू इंश्योर दैट द परमिशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द एप्लीकेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन होना कंपलसरी है, इसको याद रखिएगा। फॉर द एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग स्पेशल लाइसेंस, जिन एक्टिविटीज़ में स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत है आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उसके लिए परमिशन ली है या नहीं। Application form is Form ODI, this you already know, to be submitted by the applicant to the authorized dealer bank and shall be then forwarded to the RBI for approval. अभी अपन उसका प्रोसीजर भी पढ़ के आ रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अपन ने कंडीशंस कर ली हैं सारी, ट्रस्ट और सोसाइटीज़ की करी, फाइनेंशियल सेक्टर्स की करी, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स के बारे में भी अपन ने पढ़ा। फिर अपन आते हैं एक्विजिशन और सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये अपन ने फेमा के अंदर भी पढ़ा है। अब अपन इसको
यहाँ पे करते हैं एक्विजिशन एंड सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और उसको बाहर की या फॉरेन सिक्योरिटीज़ को अक्वायर करना है तो वो किस तरीके से कर सकता है। जब अपन ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़ा था तो उसमें अपन ने सिक्योरिटीज़ के एक्विजिशन के बारे में पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो वो बाहर की सिक्योरिटीज़ को अक्वायर कर सकता है। पर पॉइंट ये है कि उसको कैसे एक्वायर कर सकता है वो अपन अब पढ़ेंगे। तो कैसे एक्वायर कर सकता है, अपन ने वहाँ पर ये पढ़ा था कि अगर आप किसी से इनहेरिट करते हो तो आप ले सकते हो, या तो अगर आपने उसको एज अ गिफ्ट ऑब्टेन किया हो, या फिर आपने तब ऑब्टेन किया हो जब आप खुद एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे और अब आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो। ठीक है, इन तरीक़ों से अपन ने वहाँ पर पढ़ा था। क्या इसके अलावा और कोई तरीके हैं तो वो अपन इसके अंदर अभी करने वाले हैं। एज अ गिफ्ट फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये तो आप पढ़ ही चुके हो फेमा के अंदर। बाय एन ईसॉप, ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईसॉप के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं या जहां आप काम कर रहे हो, वो अब मान लीजिए अगर आपकी एमएनसी है और वो अपने हेड ऑफिस के शेयर्स ईसॉप में देना चाहती है इंडियन एम्प्लॉयज़ को भी, तो वो दे सकती है। तो ईसॉप के तौर पर, क्योंकि ये एम्प्लॉयर जो है वो सब अपने सब एम्प्लॉयज़ को ये शेयर्स देते हैं, ऑप्शन देते हैं शेयर्स परचेज़ करने का, तो इट इज़ अ यूनानिमस स्कीम। तो वो दे सकते हैं ऐसा, और इस स्कीम के अंदर एट अ डिस्काउंटेड रेट या जो भी आपकी लीव्स होती हैं उन सबको कैलकुलेट करके आपको शेयर्स दिए जाते हैं। तो बाय ईसॉप इशूड बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मैंने कहा ही था एमएनसीज के बारे में, अंडर कैशलेस ईसॉप स्कीम एंड नो रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया। कैशलेस में जा रहा है, यानी कोई कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो लीव होती है उसके अगेंस्ट आपको ये शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो उसमें कैश पेमेंट नहीं होती। लीव्स के बारे में आपको पता ही है कि अगर आप अपनी लीव्स को लेते हो तो आप उसको इन कैश भी करा सकते हो। तो ईसॉप्स में ये जो कंपनीज होती है ना, ये बहुत ही, they are very smart. What they do is instead of paying you cash, they will give you a certain amount of shares ESOP के अंदर। वो लोग ऑप्शन प्लान निकाल देंगे कि आप जो है इसके अंदर शेयर्स खरीद लो। By an ESOP issued to an employee director of an Indian office or branch subsidiary of a foreign company। अगर किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी यहाँ पर है तो वो अपने डायरेक्टर को, जो सब्सिडरी का डायरेक्टर है, उसको भी अपने शेयर्स एज एन ESOP में इशू कर सकता है। एज एन इनहेरिटेंस फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये तो आपको पता ही है। एज अ परचेज फ्रॉम द फंड्स हेल्ड इन द RFC अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2000। ये भी अपन ने वहाँ पढ़ा था कि आप RFC अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो फॉर द परचेज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ द मोस्ट नॉर्मल मोड ऑफ परचेज़। ये सबसे नॉर्मल मोड है परचेज़ का, क्योंकि इसमें सीधा सीधा पैसा जा रहा है एक हाथ से और दूसरे हाथ में आपको वो सिक्योरिटीज़ मिल रही हैं जो भी आप परचेज़ करना चाहते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो भी पैसा आपका जाएगा वो आपका रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में से जाएगा। लास्ट क्या है, बाय वे ऑफ बोनस और राइट शेयर्स ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय देम। अगर आपके पास कोई फॉरेन सिक्योरिटीज़ है तो उसके ऊपर मिलने वाला कोई बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स भी मिल सकते हैं। आपको पता ही है कि कंपनीज एग्जिस्टिंग कैपिटल जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बोनस शेयर्स भी देती है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो वो बोनस भी इशू कर सकती है और राइट शेयर्स भी इशू कर सकती है। ठीक है, इन इन तरीक़ों से कोई इंडियन रेसिडेंट जो है वो बाहर की कंट्रीज़ के शेयर्स एक्वायर कर सकता है या बाहर की कंपनीज़ के शेयर्स एक्वायर कर सकता है। सॉरी, पहला क्या है, एज अ गिफ्ट फ्रॉम PROI by ESOP issued by a company incorporated outside India under cashless ESOP scheme, as an ESOP issued to the director or an employee of an Indian subsidiary, as an inheritance from PROI, as a purchase from RFC account, and by way of bonus or right shares on already held shares। जो भी आपके पास शेयर्स हैं, अगर उसके ऊपर कोई बोनस या राइट शेयर्स मिल रहा है तो वो भी आप एक्वायर कर सकते हो। क्लियर हुआ? आगे चलें। लास्ट 2 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे
अपन पढ़ेंगे इंडियन म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि अगर इंडियन म्यूचुअल फंड्स बाहर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है तो वो कैसे या किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है। सेबी रजिस्टर्ड, सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पे पहले ही दो वर्ड्स आ गए, सेबी रजिस्टर्ड मतलब ये वाले म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, सिर्फ तभी वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। SEBI registered Indian mutual funds are permitted to invest with maximum overall cap of $7 billion. 7 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? 7 बिलियन US डॉलर्स, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। ADR और GDR ऑफ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनीज, यानी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, इक्विटी ऑफ ओवरसीज कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, कोई भी जो बाहर की कंपनीज है उनकी इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड? जब आप अपना सिक्योरिटी मार्केट लॉ, कैपिटल मार्केट लॉ वाला जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बारे में भी पता चलेगा, जो सेबी ने डिफ़ाइन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स में भी ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी उनके पैरामीटर्स होते हैं, आइदर इट कैन बी रिटर्न, सेफ्टी और वॉट एवर इट इज़। तो उस हिसाब से जो ग्रेड्स हैं उनके उन ग्रेड्स में जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आप कर सकते हो। चौथा क्या है? Foreign debt security, short and long term, not below the investment grade, fully convertible currencies, fully convertible currencies में भी कर सकते हो, debt securities में कर सकते हो short and long term, but provided they are not below the investment grade। पांचवा क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पर आपकी आ गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ कंट्रीज नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। फिर छठा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, यहाँ पर आप डिपॉजिट्स के ऊपर आ गए, विद बैंक्स ओवरसीज नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यहाँ पे आपकी फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। सेवेंथ, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट रजिस्टर्ड विद रेगुलेटर्स, आप किसी और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर यूनिट ट्रस्ट में भी कर सकते हो जो रेगुलेटर्स के पास रजिस्टर्ड हो। आठवां क्या है? डेरिवेटिव्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद अंडरलाइंग एज सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर हेजिंग एंड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। ये दो टर्म्स क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, या फिर पहले ये आपको पवन सर बताएंगे इन एफएम कि हेजिंग और पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होता क्या है, ठीक है। हेजिंग का मतलब मैं बेसिकली अभी बता देता हूँ, रिस्क को रोकने के प्रोसीजर को हेजिंग कहते हैं, जिसमें आप अलग अलग शेयर्स ले लेते हो ताकि अगर आपको कल को किसी और शेयर से कोई घाटा भी होता है तो दूसरे शेयर के ऊपर आप पैसा कमाकर उस घाटे को कवर कर सकते हो, तो उसे हेजिंग कहा जाता है। ओके, तो इन इन चीज़ों में जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ ऐसे सोच के चलेंगी आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एडीआर जीडीआर में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, डेट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकते हो, बैंक डिपॉजिट्स में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, डेरिवेटिव्स में कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि जो मैक्सिमम आपका कैप है यानी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $7 बिलियन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लास्ट टॉपिक, ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडियन पार्टी, यानी इंडियन पार्टी को क्या क्या करना पड़ेगा, उनके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। Documents of overseas investment to be submitted to the authorized dealer within 6 months। जब आपका ODI हुआ उसके 6 महीने के अंदर आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस डॉक्यूमेंट्स कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको एडी बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? अगर आपने शेयर्स लिए हैं तो शेयर वारंट्स हो सकते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, तो वो आपको एडी बैंक को सबमिट करना ज़रूरी है विद इन 6 मंथ्स।
repatriate to इंडिया यानी इंडिया में ट्रांसफ़र करें ऑल द ड्यूज दैट आर रिसीवेबल फ्रॉम जेवी और डब्ल्यूओएस लाइक रॉयल्टी और एक्सेट्रा। क्या कोई ऐसे चार्जेस हैं जो आपको मिलने चाहिए थे एज एन इंडियन पार्टी, आपको आपका इनकम मिलना चाहिए था या कुछ मिलना चाहिए था, तो वो सारे ड्यूज़ जो है वो आपको इंडिया में रिपैट्रिएट कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू रिपैट्रिएट दैट मनी इनटू इंडिया। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा एक एनुअली कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन पार्ट 2 ऑफ फॉर्म ओडीआई फॉर ईच जॉइंट वेंचर और आरबीआई थ्रू दी टू दी आरबीआई थ्रू दी ऑथराइज डीलर। यानी एडी कैटेगरी बैंक के पास आपको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और फिर वही रिपोर्ट जो है आगे आरबीआई को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो है वो आपके कवर हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट मच डिफ़िकल्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें थोड़ा और रिव्यू चाहिए, आप अपना टाइम लें और इसको कवर करें और फिर मुझे बताइए। इसके बाद जो अपन चैप्टर करेंगे दैट विल बी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, चैप्टर नंबर 8। ओके, अब अपन मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। इसमें आपको ओडीआई का ओवरव्यू देना है कि क्या होता है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया जीवी और डब्ल्यूओएस में इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें आपको वही सारी चीज़ें समझानी है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल कमिटमेंट अंडर ओडीआई, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन देनी है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। स्टेट परमिसिबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग अंडर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके पास नोट्स में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। परमिसिबल सोर्सेज में आपको यहाँ पे वो लिखना है। डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय ट्रस्ट, ये भी आपके पास नोट्स में है, ये भी नोट्स में है, ये भी नोट्स में है, ये भी नोट्स में है। इसमें आपको बेनिफिट्स भी लिखने पड़ेंगे। डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट बाय सोसाइटी, ये भी नोट्स के अंदर है। ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें से कुछ भी डिफ़िकल्ट आई डोंट थिंक सो है। ठीक है, नाउ वी हैव कवर्ड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इसके बाद अपन ईसीबी स्टार्ट करेंगे, देन 9th 10th एंड 11th चैप्टर एंड देन आई विल कम टू 5th चैप्टर। ओके, ये अपना आगे का प्रोसीजर रहेगा एंड देन आफ्टर 5th चैप्टर माय पोर्शन ऑफ द सिलेबस विल बी ओवर। ओके, चलिए, टेक योर टाइम, स्टडी ऑल दिस। आई विल कीप अपलोडिंग द वीडियोस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। अपन ट्राई करके चलते हैं कि इस वीक के एंड तक वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8 एंड थोड़ा सा अपन चैप्टर नंबर 9 का जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स करते रहिए। अभी तक जिसने सबमिट नहीं किया है प्लीज़ सबमिट करें, अदरवाइज़ आई विल नॉट बी एबल टू जज कि आपका परफॉर्मेंस अभी कैसा है। ओके, इट विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू मूव फर्दर, सो प्लीज़ टेक दिस सीरियसली, डू इट, बिकॉज अपने पास टाइम जो है वो निकलता जा रहा है। दिसंबर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी जितना टाइम है इट इज़ बेटर फॉर अस कि अपन यूटिलाइज करें। टाइमली वीडियोस देखिए, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ एट ऑल। आई डोंट वांट एनीबडी ऑफ़ यू कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी हेल्थ को एंड बाकी कुछ करते रहें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप योर हेल्थ एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, चलिए, टेक केयर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली, you know, just keep yourself happy and take precautions. Do not go out, it is a very bad scenario outside, so do not go out. अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वी विल बिगिन विद चैप्टर नंबर 8।